जय हिंद मेरे दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का जीएस आयुष में। हम लोग ब्रह्मांड की क्लास कर रहे थे जिसमें मैंने आपको इसके पहले मंदाकिनी के बारे में बता दिया था। अगर आप लोगों ने उस क्लास को नहीं देखा होगा तो उस क्लास को जरूर देखिएगा। उसका लिंक मैं इसी क्लास के डिस्क्रिप्शन लिंक में दे दूंगा, तो उस क्लास को आप जरूर देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो आज मैं इसके मंदाकिनी के आगे पढ़ते हैं तारामंडल के बारे में। तारामंडल क्या होता है और इसके भी आगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं तारामंडल होता क्या है। सूर्य के समीप, समझ लीजिए ये हमारा एक आकाशगंगा हो गया, ये हमारा एक आकाशगंगा हो गया। गैलेक्सी समझ लीजिए ऐसे ही होता है ना, गैलेक्सी का दाना वाना का। ये हमारा एक आकाशगंगा हो गया, ये हमारा आकाशगंगा हो गया। अब इसी आकाशगंगा में यहाँ पर ये हो गया हमारा सूर्य, ये हो गया हमारा सूर्य हो गया। और इसी सूर्य के बाहर बाहर चक्कर लगा रहे हैं पृथ्वी, बुध, शुक्र, मतलब सभी जितने भी ग्रह हैं, ग्रह उपग्रह इसी पृथ्वी, इसी सूर्य का चक्कर लगा रहे हैं। और इसी सूर्य से, क्योंकि सूर्य भी तो एक तारा ही है, सूर्य भी एक तारा है, और इसी सूर्य के इस तरफ, इसी सूर्य के दूरी पर स्थित, सूर्य के दूरी पर स्थित तारों के समूह को, सूर्य से दूरी पर स्थित तारों के समूह को तारामंडल कहा जाता है। तारों के समूह को तारामंडल कहा जाता है। ये समझ लीजिए हो गया हमारा तारामंडल। यहाँ पर कोई एक तारामंडल का समूह है, ये हो गया हमारा तारामंडल, ये हो गया हमारा तारामंडल। और इन तारों में अंदर कितने तारे हैं? सिर्फ 88 तारे हैं। कितने? 88। तो सूर्य से दूरी पर स्थित तारों के समूह को तारामंडल कहा जाता है। सूर्य से दूरी पर स्थित तारों के समूह को तारामंडल कहा जाता है। अच्छा, अगर दूरी पर स्थित तारामंडल कह दिए तो पास में स्थित तो उसका कुछ नाम होना ही चाहिए। तो पास में स्थित नक्षत्र है, बड़ा अजीब नाम है, नक्षत्र। इसका ज्योतिष भी प्रभाव देखा जाता है कि यहाँ फलाने के हाथों में अगर ऐसे नक्षत्र है, पता नहीं पंडित पंडित हाथ में देख के बता देते हैं कि नक्षत्र का ये है, ये है। वो तो विश्वास करते हैं भी हैं नक्षत्र पर। तो उसके लिए जन्म उन्म को मतलब समय में सब याद रहना चाहिए, तब वो पंडित नक्षत्र निकालते हैं। तो नक्षत्र, नक्षत्र सूर्य के समीप वाला है। सूर्य के समीप, सूर्य के समीप तारों के समूह को नक्षत्र कहा जाता है। सूर्य के समीप के तारों के नक्षत्र को समूह का सूर्य के समीप के तारों के समूह को नक्षत्र कहा जाता है। और नक्षत्र का प्रभाव हम लोगों पर देखा जाता है। इसका सबसे ज्यादा प्रभाव तो ज्योतिष में ही देखा जाता है। ज्योतिष से ही लोग नक्षत्र पर ज्यादा वो सब बताते हैं। तो तारामंडल में 88 तारे होते हैं। और जो हमारा नक्षत्र है ये सूर्य के सबसे समीप तारों का समूह है, इसलिए इसे नक्षत्र कहा जाता है। और हम अगर समझ लीजिए अगर कोई आपके पास है तभी वो आपको ज्यादा घायल करेगा। दूर के व्यक्ति, दूर के व्यक्ति और दूर दराज के रिश्तेदार आपको उतना घायल नहीं करते हैं जितना आपके एकदम पास वाले, ना आपके समीप वाले करेंगे। तो सबसे ज्यादा अगर दिल को कोई ठोस पहुंचाता है सबसे आपको करीबी पहुंचाता है। ये बात भूल जाइएगा। दूर वाला तो पता ही नहीं है कि आपको कैसे पहुंचता है, वही समीप वाला ही, वही आपका अपना ही सबसे ज्यादा आपको दुख देता है। अपना ही, दूर से क्या मतलब है, दूर को पता ही नहीं कि इनको कैसे दुख होगा, जो अपना है वही सबसे ज्यादा आपको दुख देता है। तो ऐसा ही नक्षत्र भी है। नक्षत्र का भी यही हाल है कि इसका ही हमारे और आपके जो करीबी व्यक्ति होगा उसी से ऊपर हमारा भी ऊपर थोड़ा डिपेंड रहता है कि हम लोग अच्छे रहेंगे, खुश रहेंगे। तो ज्योतिष भी इसी प्रकार है, वो भी हमारे पृथ्वी के जो नक्षत्र है कि आप जब जिस समय पैदा हुए थे उस समय पृथ्वी पर कौन सा नक्षत्र का ग्रह पड़ा था, वो पड़ा था। तो यही देखते हैं ये ज्योतिष लोग। तो हमारे जीवन पर भी नक्षत्र का प्रभाव देखा जाता है, हमारे जीवन पर भी नक्षत्र का प्रभाव देखा जाता है। और नक्षत्र की संख्या 27 होती है, नक्षत्र की संख्या 27 होती है। तो आप लोग इस बात को याद रखिएगा। तारामंडल, तारामंडल 88 होता है। और जो नक्षत्र होता है, नक्षत्र की संख्या 27 होती है। नक्षत्र की संख्या 27 होती है। लेकिन इसी नक्षत्र में एक नक्षत्र की और परिकल्पना की जा रही है, 28वें नक्षत्र की। 28वें नक्षत्र की परिकल्पना की जा रही है अभिजीत की। अरे वो सीआईडी वाला अभिजीत मत समझ लीजिएगा, जो दया वो कहते हैं कुछ उसमें कहता है, अभिजीत कहता है दया कुछ पता लगाओ यहाँ कुछ गड़बड़ है, और अभिजीत तब सीधे दरवाजा तोड़ते हैं। पता नहीं कैसे दरवाजा तोड़ते हैं लोग, कितना शरीर भी उसकी बढ़िया। तो एक 28वें नक्षत्र की परिकल्पना की गई है, मिला नहीं है। मतलब सोचा जा रहा है कि हाँ यहाँ पर एक 28वां नक्षत्र है,
तो एक 28वें नक्षत्र की परिकल्पना की जा रही है। तो उस जो तारा है, जो परिकल्पना की जा रही है उस नक्षत्र का क्या नाम है? अभिजीत। 28वें का नाम अभिजीत है। सीआईडी वाला अभिजीत नहीं है भाई, नहीं आप लोग सीआईडी वाला अभिजीत समझ लेंगे। सीआईडी वाला अभिजीत आ गया, अब दरवाजा तोड़ेगा, अब सभी नक्षत्र को तोड़ देगा, वो वाला अभिजीत यहाँ नहीं है। ये हो गया हमारा नक्षत्र। अच्छा, यही तारामंडल कुछ दूर पर है। अगर आप लोग कभी अगर ध्यान से बैठे होंगे घरों पर, फिलहाल उससे ज़्यादा गर्मी के समय में, क्योंकि बादल तब साफ रहता है, गर्मी के समय पर आप लोग आम के नीचे से बैठे होंगे छाँव लेने के लिए, फिर भी लू चलता है बहुत। हम लोग तो ऐसे जाते हैं बागों में, कहीं पर बैठ कर ऐसे बस मस्ती करते हैं गर्मी के समय पर। तो गर्मी समय ज़्यादा कुछ करना भी रहता है, जून जुलाई का समय रहता है। तो अगर आप लोग बैठे रहेंगे तो आप लोग देखते होंगे बादल पर फिर कुछ ऐसे कुछ आकृति बनी रहती है। तो आप लोग सोचते हैं यार कोई मानव है। एक बार तुम्हारे गाँव में से हकड़ मच गया था कि एक लोग हमारे बगल खत्म हो गए थे, और गर्मी का समय था ही, तो लोग ऐसे बैठ के देख रहे थे, एक लोग कहे देखिए ये उन्हीं का चेहरा लग रहा है बादल में। तो अगर आप जैसे देखेंगे, आपको जैसे नजरिए रहेगी वैसे दिखेगा, तो कहेंगे हाँ इसका ये कान है, इसका ये मुँह है, इसका आँख है, हाँ जो मैं तो वही गए हैं वहाँ पर देख रहे हैं। तो मतलब ऐसा दिखता है, तो ऐसा ये नहीं है। तो वैसे ही अगर आपसे दूरी पर कोई भी स्थित है, तो अगर आप उसको ध्यान से देखेंगे, कुछ आप उसमें आकृति देखेगी, कुछ आकृति देखेगी। इसी तरह है तारामंडल, क्योंकि सबसे पास तो नक्षत्र है, नक्षत्र में तो उतना दिखेगा नहीं, सबसे दूर पर है तारामंडल। तारामंडल तो अगर समझ लीजिए कोई भारत का नक्शा है, अगर उस पर 10 लोगों को भारत का नक्शा बनाकर उसी पर 10 लोगों को बैठा दीजिए, मतलब जितने उस पर लाइन पे बैठा दीजिए, अगर आप पास से देखेंगे तो आपको लगेगा नहीं कि यहाँ पर कोई आकृति बनाया। अगर वही आप ड्रोन कैमरा से काफी ऊपर से देखेंगे तो आपको लगेगा हाँ ये एक भारत का नक्शा बनाया गया है। तो उसी प्रकार तारामंडल भी है, उसी प्रकार तारामंडल भी अगर आप उसको दूर से देखेंगे तो वैज्ञानिकों ने देखा है दूर से कि उसमें से कुछ ऐसे तारे, मतलब तारामंडल तो होता है, अब ये समझ लीजिए पूरा है, इसमें से कुछ थोड़ा ज्यादा चमकीले होते हैं, थोड़ा ज्यादा चमकीले होते हैं। तो उसी कुछ थोड़े ज्यादा चमकीले में से एक होता है हंटर तारा, एक होता है हंटर। अगर समझ लीजिए ये समझ लीजिए कि ये तारा हो गया, जैसे इससे हुआ। अब इसको ऐसे ऐसे मिला दीजिए, ये होगा कुछ चमकीला तारा। अब आपको कोई आकृति दिख रही है, तो इस आकृति को हमारे वैज्ञानिकों ने इसका नाम दिया हंटर। यह शिकारी, यह एक शिकार की तरह लग रहा है। तो आपको कैसा लग रहा है, ये कोई शिकारी है? तो मुझे तो ऐसा नहीं लग रहा कोई शिकारी की तरह। आप इसका सही से इमेज आप स्क्रीन पर देखिएगा, स्क्रीन पर आप देख रहे होंगे। तो ये होगा, इसे कहते हैं हंटर तारा, इसे कहते हैं हंटर तारा। आपको लग रहा है कोई ये एक हंटर तारा है? किसी बस वैज्ञानिक से मान ले कि हाँ एक हंटर तारा है। तो इसी को एक हंटर तारा, इसी हंटर तारा के इसी तरफ से कुछ यहाँ पर कुछ दूरी पर एक और तारा स्थित होता है, जिसको कहते हैं साइरस तारा। जिसको कहते हैं, इस तारा को कहते हैं साइरस तारा। तो आता है पेपर में कि साइरस तारा, अगर हमें देखना है उसकी लोकेशन, तो वो किस तारामंडल के बगल में होता है, तो हो जाएगा आपका हंटर, ओरिएंटर, इसी को कहते हैं ओरिएंटर भी। मृग कहिए या हंटर कहिए, ओरिएंटर कहिए। तो ये इसी प्रकार तारामंडल में इसी कुछ प्रकार की आकृति बनती है। एक बनता है सप्त, एक बनता है ओ, हाँ, वृहद सप्तऋषि, सप्त ऋषि। तो सप्त ऋषि दो प्रकार के, सप्त ऋषि जो होता है वह दो प्रकार का होता है, और सप्त ऋषि में 7 तारे होते हैं। तो सप्त ऋषि का आकृति कुछ इस प्रकार होता है। ये समझ लीजिए 1 2 3 4 5 6
7। अब इसी को मिला दीजिए, ये बन गया हमारा सप्तऋषि। ये बन गया हमारा सप्तऋषि। इसको कहेंगे वृहद सप्तऋषि, इसको कहेंगे वृहद नहीं, इसको लघु सप्तऋषि। तो जो सप्तऋषि होता है वो दो प्रकार का होता है, एक वृहद होता है, एक लघु होता है। ये हो गया हमारा लघु सप्तऋषि। और इसी एक का उल्टा समझ लीजिए, ये हो गया हमारा वृहद सप्तऋषि। ये हो गया हमारा और लघु सप्तऋषि। तो ये इसको कहेंगे सप्तऋषि। इसमें कितने तारे होते हैं? 7। तो इसी प्रकार तारामंडल में कुछ इसी प्रकार की आकृतियां भी पाई जाती हैं, अगर आप उसको दूर से बैठकर देखेंगे। और यह हरदम उत्तर दिशा में पाया जाता है। और इसी सप्तऋषि के बीच में एक पाया जाता है ध्रुव तारा। ध्रुव तारा बहुत चमकीला तारा होता है। पोलर 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 स्टार इसको कहते हैं, हिंदी इंग्लिश में पोलर स्टार। ये हो गया हमारा ध्रुव तारा। ये हो गया हमारा एक ध्रुव तारा। तो सप्तऋषि के बीच में वृहद और लघु सप्तऋषि के बीच में पाया जाता है ध्रुव तारा। कौन सा तारा? ध्रुव तारा। इसी ध्रुव तारा को पहले के जमाने में लोग, हमारे आगे बाबा जो सभी लोग वो लोग दिशा ज्ञात करने के लिए इसको प्रयोग करते थे। तो अगर आप पूछेंगे भी, पहले के लोग अगर बताएंगे कि दिशा किस तारे से ज्ञात किया जाता था, तो लोग बताएंगे ध्रुव तारा से। और यह हरदम उत्तर दिशा में ही रहता है। ध्रुव तारा हरदम उत्तर दिशा में ही रहता है। उत्तर दिशा में क्यों रहता है उसको यहाँ पर देखिए। ये हो गया हमारा सूर्य हो गया, और इसके बगल चक्कर लगा रहे हैं पृथ्वी। ये हो गया हमारी उत्तर दिशा। ये हो गई हमारी उत्तर दिशा। ये हो गई हमारी उत्तर दिशा। अब ये समझ लीजिए हमारा पृथ्वी हो गई। ये हमारी पृथ्वी। अब पृथ्वी यहाँ से ऐसे ऐसे चक्कर लगाए, पृथ्वी यहाँ से ऐसे ऐसे चक्कर लगाएगी, और तारामंडल ये हो गया। ये सभी हमारे तारामंडल है। ये तारामंडल है। और पृथ्वी यहाँ से चाहे जितना चक्कर लगाए, हरदम यह उत्तर दिशा में ही रहेगा। हरदम यह उत्तर दिशा में ही रहेगा। अब कुछ लोग कहेंगे कि पृथ्वी, सूर्य भी तो सूर्य भी तो चक्कर लगा रहा है, सूर्य भी तो चक्कर लगा रहा है, तारामंडल भी तो चक्कर लगा रहा है। तो सभी लोग एक रिलेटिव से ऐसे चक्कर लगाते रहेंगे तो पता ही नहीं लगेगा। तो हरदम जो ध्रुव तारा होता है वह हरदम हर समय आपको उत्तर दिशा में ही दिखेगा। इसलिए पहले के लोग ध्रुव तारा को दिशा ज्ञात करने के लिए प्रयोग करते थे। किसके? दिशा ज्ञात करने के लिए। किस लिए प्रयोग किया जाता था? दिशा के लिए। दिशा ज्ञात किया जाता था किस तारे से? ध्रुव तारा से। ये कुछ हो गए तारामंडल में कुछ बनने वाली आकृतियां। इसी प्रकार हो गए, ऐसे कुछ आकृतियां बनती हैं हमारे तारामंडल में। ठीक है, अब इसके आगे देखते हैं ब्रह्मांड की उत्पत्ति का सिद्धांत। 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 पहले, आज से 15 बिलियन साल पहले, 15 बिलियन वर्ष पहले एक ब्लैक होल जैसा ही उच्च घनत्व वाला एक ब्लैक होल। आपको तो पता है कि ब्लैक होल में, हम लोग तो अभी तक ब्लैक होल में ही पढ़े हैं। ब्लैक होल कितना तो घनत्व होता है, मैंने आपको बताया था कि एक चम्मच ले लीजिए 10 हाथियों के बराबर होता है ब्लैक होल का घनत्व। तो ये नहीं कि एक चम्मच ही होता है, बहुत बड़ा होता है ब्लैक होल। तो ब्लैक होल से भी ज्यादा, ब्लैक होल पर ही नहीं रहेगा, ब्लैक होल से भी ज्यादा उच्च घनत्व वाला एक तारा था। उच्च घनत्व वाला एक तारा था, और उसमें पता नहीं क्या हुआ कि वह विस्फोट हो गया। और उसी विस्फोट, जब वह विस्फोट हुआ तो उसको कुछ टुकड़े कहीं कहीं पर से छिटा गए। इसमें एक बूंदी लीजिए, बूंदी वाला लड्डू लीजिए, और उसको ऐसे फेंक दीजिए। उसकी जो बूंदी रहेंगे वो अलग अलग हो जाएंगे। वही जो अलग अलग हो गए, समझ लीजिए वही आकाश गंगा है। तो वही जो उच्च घनत्व वाला, आज से 15 बिलियन साल पहले जो उच्च घनत्व वाला तारामंडल, वो ब्लैक होल था, उसमें
कुछ हुआ, उसमें विस्फोट हो गया, विस्फोट हो गया। और जब विस्फोट हुआ तो उसके जो टुकड़े थे कहीं कहीं पर छिटा गए, वही आकाशगंगा बन गए, वही आकाशगंगा बन गए, गैलेक्सी, वही गैलेक्सी बन गए। अब ये समझ लीजिए एक हमारा उच्च घनत्व वाला ब्लैक होल है, उच्च घनत्व वाला यह एक ब्लैक होल है। और इसमें विस्फोट हुआ और यह इसके टुकड़े ऐसे 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 कहीं चले गए। और कितने टुकड़े हुए इसके, मैंने आपको अगर पहले आकाश किए होंगे तो आपको पता होगा कितने आकाशगंगा है, 100 अरब से भी अधिक है, 100 अरब से भी अधिक। तो इसके कितने टुकड़े हुए, जो उच्च घनत्व वाला ब्लैक होल था, 100 अरब से भी ज्यादा इसके टुकड़े हुए, 100 अरब से भी ज्यादा इसके टुकड़े हुए। तो ये हो गया हमारा ब्लैक होल का ब्रह्मांड की उत्पत्ति का सिद्धांत, ब्रह्मांड की उत्पत्ति का सिद्धांत कि ब्रह्मांड का जो गैलेक्सी कैसे बने। तो इसी में एक बैठे नहीं रहे, एक वैज्ञानिक आए, हम्बस नामक वैज्ञानिक, हम्बस नामक वैज्ञानिक ने आए, उन्होंने कहा कुछ बैठे बैठे कोई फायदा तो है नहीं, तो पता किया जाए कि ये आखिरकार टूटा क्यों, इसमें टूटा क्यों। तो उन्होंने एक हम्बस नामक वैज्ञानिक ने ही एक हम्बस नामक दूरदर्शी को, एक हम्बस नामक यंत्र को भेजा, ब्रह्मांड में भेजा। तो उन्होंने वहां पर देखा कि जो हमारा ब्रह्मांड है वह विस्तारित हो रहा है, हमारा ब्रह्मांड है वह विस्तारित हो रहा है, उसको कोई अज्ञात शक्ति है जो उसको खींच रही है। जो हमारा ब्रह्मांड है ये तो समझ लीजिए पहले कैसे ही था, ये उच्च घनत्व वाला समझ लीजिए एक ब्लैक होल है। अब इसको कोई अज्ञात हम्बग नामक यंत्र से पता चला ये अज्ञात कोई शक्ति है जो इसको ऐसे ऐसे खींच रही है, इसको ऐसे ऐसे खींच रही है। ब्रह्मांड हमारा विस्तारित हो रहा है, और यही जब ब्रह्मांड विस्तारित हो रहा है और यही जब हम अज्ञात शक्ति जब खत्म हो जाएगी तो हमारा जो ब्रह्मांड जो विस्तारित हो रहा है वो ऐसे आकर मिल जाएगा, सुपर क्रंच। तब जब यह दोनों आकर मिलेंगे इसी को कहेंगे सुपर क्रंच। और जब यह ब्लैक होल का विस्फोट हुआ इसे कहेंगे बिग बैंग, इसी कहेंगे बिग बैंग। और जब यह आकर मिल जाएगा इसी को कहेंगे सुपर क्रंच, सुपर क्रंच। तो आप लोगों ने समझा कि एक ब्लैक होल था, उच्च घनत्व वाला ब्लैक होल था, इसमें एक अज्ञात शक्ति थी जो इसमें विस्फोट किया, इसमें विस्फोट हुआ। उस विस्फोट जो इस विस्फोट का कारण ये बना, क्या बना विस्फोट का कारण, कि अज्ञात जो शक्ति थी वो इसको खींच रही है, इसको खींच रही है। और जब यह इसको खींची तो यह धीरे धीरे से समझ लीजिए फूट गया और इसके कई कई टुकड़े कहीं पर जाकर ऐसे गिरे तो वह आकाशगंगा बन गए, आकाशगंगा बन गए। अब जब हम्बस नामक यंत्र को भेजा गया, हम्बस नामक वैज्ञानिक ने जब यंत्र को भेजा तो उन्होंने देखा कोई अज्ञात शक्ति है, अभी भी हमारा ब्रह्मांड विस्तारित ही हो रहा है, अभी भी हमारा ब्रह्मांड वह विस्तारित ही हो रहा है, वह धीरे धीरे फैल ही रहा है। अगर आप अपने दिमाग सोचिए ये ब्रह्मांड विस्तारित तो हो रहा है, जिस दिन यह शक्ति छोड़ दी, जिस दिन यह शक्ति खत्म हो गई, हमारा क्या होगा। इससे आएगा छाक से इससे जुड़ेगा और पृथ्वी का अंदर जो धकता धकता लावा है, हम लोग तो इसी में एकदम चटनी एकदम खत्म हो जाएंगे। इसलिए थोड़ा भगवान से भी कहिए कि अभी इसको इससे खींचते ही रहे, नहीं तो जहां पर है वहां पर उसको इसे रोक दें, छोड़े ना। अगर छोड़ देंगे तो भी गड़बड़ है, ज्यादा खींचेगा तो भी गड़बड़, ज्यादा खींचेंगे कभी कभी अज्ञात शक्ति कभी कभी खत्म तो होगी ही, तब भी आएगा। और छोड़ देगा तो तुरंत अभी ही हो जाएगा। तो उसको रोक दे, कोई भी शक्ति भाई उसको रोके जगह पर ऐसे रहे, हम लोग उससे यहाँ पे चले जाएं। तो ये हो गया हमारा ब्रह्मांड की उत्पत्ति का सिद्धांत, ब्रह्मांड की उत्पत्ति का सिद्धांत हो गया। तो इसका पता किसने लगाया, हम्बस नामक वैज्ञानिक ने लगाया था। किसने लगाया था, हम्बस नामक वैज्ञानिक लगाया था कि ब्रह्मांड विस्तारित हो रहा है। और इसमें जो विस्फोट हुआ, जो गैलेक्सी बना है, इसका कौन लगाया था, बेल्जियो के पादरी जॉर्ज लेमेंतेरे ने लगाया था। बेल्जियो के पादरी लॉर्ड लेमेंतेरे ने इसका पता लगाया कि जो ब्रह्मांड, इसको जो इसमें विस्फोट हुआ था इसका सिद्धांत दिया था उन्होंने, लेमेंतेरे ने इसका सिद्धांत दिया कि वो ब्रह्मांड विस्फोट हुआ और इसके जो टुकड़े थे वह आकाशगंगा बन गए। और इसी आकाशगंगा में फिर हम्बस नामक वैज्ञानिक ने आया, उन्होंने पता लगाने की कोशिश की आखिरकार ये टूटा क्यों, आखिरकार लेकिन लेमेंतेरे ने इसको नहीं पता लगा पाया, लेमेंतेरे के पास कम दिमाग था। फिर आए हम्बस नामक वैज्ञानिक आए और फिर उन्होंने इसमें खोज पड़ताल शुरू की, अपनी जांच बैठाए, अपने टीम को बनाए कि आखिरकार ये हुआ कैसे। तब हम्बस नामक वैज्ञानिक ने एक हम्बस यंत्र बनाया,
भेजा। उन्होंने कहा जब देख के आओ कि यह क्या शक्ति थी। तो हम्मस संयंत्र ने बताया, सुन रहे हैं हम्मस? क्या? अभी भी ब्रह्मांड विस्तारित हो रहा है, कोई शक्ति है इसको अभी भी खींच रही है। अच्छा ये बात है, तो कहे आप भी वैज्ञानिक बनिए, आप इसको कोई नाम दीजिए, एक दिन ये शक्ति खत्म होगी जरूर, और जब ये खत्म होगी फिर दोनों आकर से मिल जाएंगे, तो आप इसका नाम दे दीजिए सुपर क्रंच। इसका नाम दे दीजिए सुपर क्रंच। और बिग बैंग थ्योरी किसने दी थी? लेमेंतेरे ने दिया था, लेमेंतेरे ने। तो ये हो गया हमारा ब्रह्मांड की उत्पत्ति का सिद्धांत। ब्रह्मांड की उत्पत्ति का सिद्धांत कि ब्रह्मांड आखिरकार बना कैसे, ब्रह्मांड आखिरकार बना कैसे। अब इसके आगे मैं आपको बताऊंगा सौरमंडल की उत्पत्ति का सिद्धांत। सौरमंडल की उत्पत्ति के सिद्धांत पढ़ लेंगे, फिर पढ़ेंगे सौरमंडल क्या होता है, उसमें सूर्य क्या होता है, ग्रह हो रहा, इन सब पृथ्वी, इन सभी के बारे में पढ़ेंगे। तो इसके आगे वाले क्लास में आपको बताऊंगा सौरमंडल की उत्पत्ति का सिद्धांत। कितने वैज्ञानिकों ने आया, कितने वैज्ञानिकों ने अपनी जांच पड़ताल बैठाई कि ये जो सौरमंडल है ये कैसे बना, और ये इसके बगल बगल चक्कर क्यों लगा रहे हैं, इन सभी के बारे में मैं अगली क्लास में आपको बताऊंगा। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंडों के पास को शेयर करिएगा। ठीक है, जय हिंद।